गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रहा है आप लोगों को? सर गुड इवनिंग। वॉइस सबको क्लियर है? एनी इश्यूज? यस सर यस सर यस सर सो सारे लोग आ गए? एक्चुअली आई डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्लास, सो शैल वी स्टार्ट और वी वेट फॉर 2-3 मिनट्स? आपको कुछ अगर Yes, पूछना sir, है you या can hear. बात करनी है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर कि आप बात करने के बाद उसको वापस से म्यूट कर दें ताकि लाइन में डिस्टरबेंस ना हो। कैन यू Okay, प्रोसीड सर कैन ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारी पहली क्लास है फॉर दी कोऑपरेटिव्स। तो आज की हमारी जो क्लास है, वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स, और बेसिकली कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, उनका टाइप क्या होता है, और क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। एंड नोट्स फॉर दिस क्लास आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो वहां से आप अपना अपना फाइल जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे आई विल शेयर नोट्स, ठीक है? और वो नोट्स आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं दी व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे मैंने अभी लिंक भेजा था, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स। जैसा कि हमने, जब मैंने पहला क्लास आपका इंट्रोडक्शन का लिया था, तो हमने इसके बारे में बात भी की थी। तो आप में से कोई बता सकता है कोऑपरेटिव के बारे में एक हल्का सा रफ आइडिया, अगर किसी को पता हो तो? एनीवन? कुछ मे भी अलाउ अगर। सर Yes, sir. Yes, sir. It's autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic goal. ओके, कॉमन इकोनॉमिक गोल। अच्छा, वेरी Yes. गुड। एनीथिंग एल्स? Yeah, it is a autonomous body, ऑटोनोमस सर बॉडी। इट्स voluntarily members, Sir, it is, can I speak, sir? यस यस यू mutual कैन। benefit, mutual benefit. Sir, cooperative society is a voluntarily association of person ओके who decided to share, who work on the basis of welfare of their member. Their ओके main motive is not to earn profit but to serve their members. ओके, चलिए, वेरी गुड। तो मैं भी आपको ये व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, और हम वहीं से शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट इज कोऑपरेटिव्स, मतलब ये होता क्या है, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव, ठीक है? आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट इज कोऑपरेटिव, मतलब ये होता क्या है। तो जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं उसको एक वन फ्रेज में समराइज करूं, तो इट इज अ पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइज। जो आपने बोला कि एक ऑटोनोमस बॉडी होती है लोगों की, उसको अगर मैं एक प्रॉपर टर्म में लिखूं तो वो होगा अ पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इस तरीके के एंटरप्राइज में जो पावर है, यानी कि ओनरशिप है, कंट्रोल है, या उस कोऑपरेटिव को चलाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो उनके मेंबर्स के हाथ में होता है, ठीक है? जो भी कोऑपरेटिव का मेंबर है उसके पास ये सारे पावर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल नीड्स को पूरा करते हैं। कोऑपरेटिव जिस काम के लिए बनाया गया है, उसको चलाने के ओनरशिप राइट्स ले लीजिए, उसको रन करने के लिए जो डेली बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, या उसको कंट्रोल करने का जो पावर होता है, वो लोगों के पास होता है। अब इसके ऑपोजिट में आपको अगर समझना है, तो हम इसको अगर ऑपोजिट में ले, तो एक तरफ आप ले लीजिए अमूल। अच्छा, कोई मैसेज अगर आप लिखते हैं तो 1 मिनट मेरे को देखना पड़ता है। लेट मी सी। मैं अलाउ सर, मैं बेसिक
may I allow some, my connection was dropped. इसका क्या मतलब है मुबाशिर? सर आपने अभी कहा था कि जो मैंने पहला क्लास दिया था रिगार्डिंग कॉपरेटिव, जी मैं थोड़ा ऐड करना चाहता बट अनफॉर्चुनेटली सर माय कनेक्शन वाज ड्रॉप्ड बिकॉज़ देयर इज पुअर कनेक्टिविटी इन कश्मीर, नेटवर्क कनेक्टिविटी इज पुअर, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू स्पीक। तो वो पहला क्लास की आप यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें मैं आपको कोर्स के बारे में पूरा पूरा बताया था, तो यू शुड नॉट काउंट दैट अ क्लास की आपकी मिस हो गई। आज से नो हम सर, नो प्रॉपर सर, शुरू माय करेंगे। सर kindly sir my submission is different, my query is आपने अभी कहा कि आपको कुछ पता है कॉर्पोरेट्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेटिव्स जो मैंने पढ़ाया। जी जी I जी was not able to speak at that time due ओके to the ओके 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 फाइन poor connectivity sir, ओके that's why ओके कोई बात नहीं। अच्छा, एनीवन हु हैज एनी क्वेरीज आप टाइप भी कर सकते हैं, नो नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ, और क्लास के बीच में अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन सिंपली टाइप द क्वेश्चन एंड आई विल सी द नोटिफिकेशन एंड आई विल गिव यू द आंसर। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और जो भी क्वेरीज है एक काम करते हैं, क्लास कंडक्ट करते हैं, आपको जो भी क्वेरीज हैं आप लिख लीजिए, और क्लास खत्म होने के विद इन 5 मिनट्स में, जो लास्ट 5 मिनट्स होंगे उसमें हम आपके डाउट्स ले लेंगे। ऐसा कर लें तो सबके लिए ठीक रहेगा? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बता रहा था आपको कि कोऑपरेटिव्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइज का मतलब क्या। तो आप एक तरफ ले लीजिए इंडिया का सबसे फेमस कोऑपरेटिव अमूल, और दूसरी तरफ ले लीजिए एक बड़ा Jio. कंपनी ले लीजिए, लेट्स से रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है, Line. रिलायंस ले लेते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? अमूल एक कोऑपरेटिव है, यानी कि अमूल एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज है। यहाँ पे ओनरशिप जो है वो उन कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स के पास होती है, यानी कि अमूल में कोई शेयर होल्डर नहीं है, अमूल में कोई बॉस नहीं है, अमूल के जितने भी मेंबर्स हैं उनके इक्वल राइट्स है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव में होता यह है कि जो भी प्रॉफिट आता है या तो उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और नहीं तो उसको उन मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप कंपनीज की बात करेंगे तो कंपनीज में ओनरशिप होती है, और वो ओनरशिप जो होती है वो डिपेंड करती है शेयर होल्डिंग पे, यानी कि आपके पास कितने शेयर्स हैं उस कंपनी के, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आपकी ओनरशिप डिसाइड की जाती है। तो किसी के पास 10% शेयर्स होंगे, किसी के पास 5% शेयर होंगे, जिसके पास भी मेजॉरिटी शेयर होता है वही बंदा, दैट पर्सन जो मेजॉरिटी जिसके पास होगी, दैट विल डिसाइड दी फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, और उसके पास ही सारे राइट्स होते हैं, चाहे वो सीईओ का पोस्ट हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन हो, ये सारे काम उस बेसिकली ग्रुप के पास होते हैं जिसके पास मेंबरशिप होती है, और बेसिकली शेयर्स की ओनरशिप होती है मेजॉरिटी में। तो हम रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन के तौर पे मुकेश अंबानी को जानते हैं। लेकिन अमूल में जो ओनरशिप है, कोऑपरेटिव्स की खास बात ये होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट चाहे जितना भी हो, अब मान लीजिए मैंने कोई कोऑपरेटिव खोली और उसमें मेरे पास 10 लोग हैं, और उसके विज़ मैंने एक कंपनी खोली जिसमें 10 लोग हैं। अब कंपनी में उन 10 लोगों ने जितना जितना कैपिटल पूल किया है उसके हिसाब से उनका शेयर होल्डिंग होगी। अगर लेट्स से कंपनी में लेट्स से हमने 1 लाख रुपीस से शुरू किया, और उस 1 लाख रुपीस में 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें से हर किसी का शेयर होल्डिंग उतना होगा जितना उसने पैसा पूल किया है। लेकिन कोऑपरेटिव्स इसका ठीक उल्टा होता है। कोऑपरेटिव्स में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपकी ओनरशिप डिसाइड नहीं होती। कोऑपरेटिव बेसिकली पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइज है, जिसमें मेंबर्स का जो स्टेटस होता है वो बराबर होता है। सो यू कैन समराइज इट, अगर आप इसको समराइज करेंगे तो इट इज बेसिकली अ डेमोक्रेटिक एंड इक्वल इंस्टीट्यूशन, जहां पे मेंबर्स कस्टमर्स भी होते हैं, इंप्लॉइज भी होते हैं, यूजर्स भी हो सकते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिकली होता है, यानी कि सारे मेंबर्स मिलके 1 पर्सन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे आपके कोऑपरेटिव्स को चलाया जाता है। और जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को या तो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और नहीं तो उस प्रॉफिट को उन मेंबर्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर आप इसको कंपनी से कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया, तो रिलायंस में जो शेयर होल्डर्स हैं
उनको वो प्रॉफिट का शेयर उनके उस शेयर्स के हिसाब से मिलता है। जैसे आपने डिविडेंड वर्ड सुना होगा, डिविडेंड समझते हैं आप क्या होता है? जब आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं और उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके शेयर होल्डिंग के हिसाब से होता है, और जो आपको आपके शेयर्स के ऊपर कंपनी की तरफ से प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका जो शेयर होल्डिंग है वो आपका कंपनी में स्टेटस और कंपनी में आपके राइट्स डिसाइड करता है। तो अगर मान लीजिए मैं रिलायंस, मैं अगर शेयर्स में डील करता हूं और मेरे पास रिलायंस के लेट्स से 10, 5, 15 शेयर्स हैं, तो मैं कंपनी में उस पर्टिकुलर परसेंटेज का हिस्सेदारी रखता हूं। लेकिन मेरा क्योंकि जो ओनरशिप है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है, इसलिए मेरा कंपनी की जो डे टू डे फंक्शनिंग है या जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप अंबानी को ले लीजिए और जो रिलायंस के मेजर शेयर होल्डर्स हैं, उनको ना सिर्फ प्रॉफिट का ज्यादा शेयर मिलेगा बल्कि उनके पास कंपनी को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होंगे, क्योंकि जब कंपनी का बोर्ड बैठेगा और डिसीजन की बात आएगी तो मेजॉरिटी जिसके पास है वो उसकी बात मानी जाएगी। तो ये फर्क होता है एक कंपनी में और एक कोऑपरेटिव में। सोर्स ऑफ प्रॉफिट जो कोऑपरेटिव्स में होता है वो सोर्स ऑफ प्रॉफिट वो बेसिकली वो काम होता है जो वो करते हैं। अब हर कोऑपरेटिव जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं चलाई जाती, कई बार कुछ सोशल कोऑपरेटिव्स भी होती हैं जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। मोटिव जो होता है बेसिकली कोऑपरेटिव्स का, वो बेसिकली दीज आर दी बिजनेसेस व्हिच आर ड्रिवन बाय वैल्यूज, उनको सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं चलाया जाता। कोऑपरेटिव्स में एक बेसिकली प्रिंसिपल होता है कि लेट्स एक्ट टुगेदर एंड बिल्ड टुगेदर। अगर मैं एक छोटे से गांव का एग्जांपल लूं, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अमूल। अमूल की शुरुआत इसलिए नहीं की गई थी कि प्रॉफिट होता है, अमूल की शुरुआत की गई थी टू बेसिकली डेवलप द डेयरी सेक्टर, उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो वो शुरुआत कैसे हुई, विलेजेस आफ्टर विलेजेस स्टार्टेड टुगेदर, स्टार्टेड पूलिंग देयर मिल्क टुगेदर, और उन्होंने उसको डायरेक्टली मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तो विलेजर्स को एक रेगुलर इनकम मिल गई, दूसरा उनकी क्वालिटी प्रोड्यूस को मार्केट भी मिल गया, और जो बीच के बेसिकली आपके मिडिलमैन थे वो हट गए। तो कोऑपरेटिव्स हर बार प्रॉफिट के लिए नहीं चलते। अब अगर अमूल का भी एग्जांपल लेंगे तो अमूल धीरे धीरे ग्रो करके एक बहुत बड़ा फैमिली जैसा हो गया। अब उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, और वो पैसा जो है वो इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया। अभी आप लेट्स से एक गांव से यू आर टेकिंग 100 केजी मिल्क डेली ले रहे हैं, फिर उसमें और गांव ऐड हुए और सारे गांव ऐड हुए और ये वॉल्यूम बढ़ता है। तो कोऑपरेटिव्स में जो प्रॉफिट आता है वो बेसिकली वॉल्यूम से आता है। इसी तरीके से आपका, आपने लिज्जत पापड़ सुना होगा, आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना है? Yes, sir. सर ये सर हाँ तो सुना है सुना है। लिज्जत पापड़ भी आपका कोऑपरेटिव्स है, अगर आपको पता हो। हाँ जी लिज्जत पापड़ भी एक कोऑपरेटिव है, ठीक है। उसको चलाने का भी तरीका यही है। उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है सर हमने नहीं सुना है जी, क्या है सर, हमने नहीं सुना है। अच्छा, लिज्जत पापड़ एक ब्रांड पापड़ है। खाते हैं पापड़ जो आप इफ यू, मैं कैसे बताऊं, ओके ओके, पापड़ शादियों में कश्मीर जो में यहाँ पापड़ नहीं खाते सर पत्ता एक्चुअली। पापड़ पता है क्या है, आई नो। हाँ कश्मीर में नहीं खाते So, एक्चुअली, sir, इसलिए यहाँ की डिश farm नहीं of है। snack. अच्छा कोई बात नहीं। हम अब नहीं, स्नैक ये है, क्रिस्पी कंपनी का होता है। नाम है, मुझे ये बोलना था। अच्छा लिज्जत है नहीं हाँ मैं सुना बता है बता बस। रहा हूँ, इट इज महिला ग्राम उद्योग करके कोऑपरेटिव है, जिनका एक सबसे फेमस ब्रांड है लिज्जत पापड़। ये पूरे कंट्री में आपके पापड़ सप्लाई करता है, ठीक है। आप मार्केट में जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये भी एक कोऑपरेटिव है। अब इसका मॉडल क्या है, इसका मॉडल ये है कि लिज्जत पापड़ की जहां जहां पे भी बेसिकली फैक्ट्रीज होंगी, लेट्स से मैंने श्रीनगर में एक फैक्ट्री लगाई लिज्जत पापड़ की। अब उसमें होता क्या है, इनका मॉडल कैसे काम करता है, उस फैक्ट्री से जो रॉ मटेरियल है उस पापड़ को बनाने के लिए जो डो और जो सारी चीजें लगती हैं, वो आसपास के जो हाउस वाइफ्स हैं, जो बेसिकली लेडीज हैं, जो घर में रहती हैं, जो बेसिकली बाहर काम करने नहीं जाती, वो क्या करते हैं, वो जाके वो वॉल्यूम ऑफ डो या जो मटेरियल यूज होगा पापड़ बनाने में वो ले आते हैं अपने घर पे, उसको बनाते हैं, और वो पापड़ बनाने के बाद वो ले जाके फैक्ट्री में वापस दे देते हैं, जहां पे उस पापड़ को प्रोसेस करके पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। ये मॉडल है जिसपे लिज्जत पापड़ काम करता है।
तो अब इसमें प्रॉफिट की जब आप बात करेंगे, तो अब ये जब पापड़ मार्केट में जाता है, होममेड होता है, डिमांड अच्छी आती है, तो इससे क्या होता है, वो जो कोऑपरेटिव्स की वो मेंबर्स हैं, लेडीज जो उस बेसिकली पापड़ को बना रही हैं, उसको उनको अपने उस लेबर के बदले में पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगेन इट इज अ होम ग्रोन बिजनेस। हर कोऑपरेटिव एक होम ग्रोन बिजनेस के जैसा होता है, या होम ग्रोन एंटरप्राइज होती है, जिसमें इनिशियली आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, या इमीडिएट नेबर्स हैं, या जो इमीडिएट आपके बेसिकली वार्ड के या विलेज के या पंचायत के जो लोग हैं, वो जुड़ते हैं। धीरे धीरे इट ग्रोज आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, तो पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइजेस का मतलब यही होता है। पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइज का मतलब यही होता है कि इट इज एन एंटरप्राइज विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड रन बाय एंड फॉर द मेंबर्स टू रियलाइज द कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। हमारी कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए एक पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइज बनाई जाती है। ठीक है, और वहां पे लोगों का काम जो होता है वो उनकी हायरार्की नहीं होती। कोऑपरेटिव्स में एक और चीज आपको याद रखनी है, हायरार्की नहीं होती। हायरार्की का मतलब लेवल्स नहीं होते कि ये क्लर्क है, ये वर्कर है, ये मैनेजर है, ये आपका असिस्टेंट मैनेजर है, ये सीईओ है, ये चेयरमैन है, ये मालिक है। ऐसे नहीं होता। कोऑपरेटिव्स में हर मेंबर्स के अपने इक्वल राइट्स होते हैं, रिगार्डलेस कि उन्होंने कितना कैपिटल यानी कि कितना पैसा उस कंपनी में लगाया है, या उस कोऑपरेटिव में लगाया है। दूसरी चीज ये होती है कि कोऑपरेटिव्स हर बार प्रॉफिट के लिए नहीं चलाए जाते, कई बार वो कुछ वैल्यूज के लिए भी चलाए जाते हैं, कई बार वो एक कॉमन एजेंडा के लिए भी चलाए जाते हैं। जैसे विलेज लेवल पे लेट्स से हमने जैसे मैंने डेयरी का एग्जांपल दिया कि विलेज लेवल पे एक कोऑपरेटिव बनाएगी जिसमें सारे गांवों से दूध कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा किया गया, एंड देन इट इज सोल्ड टू द मार्केट, और उसके बाद उस दूध की जो भी प्रॉफिट आई उसको हमने अपने गांव में रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये हमेशा प्रॉफिट के लिए नहीं होगा, ये कई बार उस पर्टिकुलर इलाके की जो सोशल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी बनाया जाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि कोऑपरेटिव्स लोगों को अलाउ करते हैं कि वो अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को कंट्रोल करें। ठीक है, ना कि कोई शेयर होल्डर्स कंट्रोल करे कि भाई मैं रिलायंस में काम कर रहा हूं तो मेरे काम का जो बेसिकली कंट्रोल है वो रिलायंस के शेयर होल्डर्स के पास है। ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव्स में जो लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वही अपना फ्यूचर कंट्रोल करते हैं, ना कि कोऑपरेटिव का कोई एक थर्ड पार्टी जो एक शेयर होल्डर है जो कुछ दूर बैठा हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो या तो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है एंटरप्राइज में दोबारा, या फिर मेंबर्स को वापस कर दिया जाता है। हायरार्की कॉन्सेप्ट, हायरार्की का मतलब होता है लेवल, सीनियरिटी, या आप लेवल कह सकते हैं कि एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन होती है। जैसे सोसाइटी में क्लियर कट डिस्टिंक्शन बनाई गई कि भाई पेजेंट्स होते हैं, वर्किंग क्लास होता है, क्लर्जी होती है, गवर्नमेंट होती है, रूलिंग क्लास होता है, ये एक हायरार्की है। कोऑपरेटिव्स में ऐसा कोई हायरार्किकल सिस्टम नहीं होता कि ये ओनर्स हैं, ये वर्कर्स हैं, ये सैलरीड हैं, ये नॉन सैलरीड, ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव्स में मेंबर्स होते हैं, ये सारे मेंबर्स कलेक्टिवली उस कोऑपरेटिव को चलाते हैं, कलेक्टिवली उस कोऑपरेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं और मैनेज करते हैं। और जब मैनेजमेंट की बात आती है तो अगेन द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स आर डन ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो मेंबर्स आते हैं, वही मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स इज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स। कि जैसे लेट्स से कि किसी कोऑपरेटिव में लेट्स से 1000 मेंबर्स हैं, अब 1000 मेंबर का कोई कोऑपरेटिव है तो उसको चलाना भी पड़ेगा। तो उसको चलाने के लिए क्या करेगा, कोऑपरेटिव अपना एक बोर्ड इलेक्ट करेगा। अब उसमें या तो वही मेंबर्स होंगे, जनरली वही मेंबर्स होते हैं जिनको बोर्ड में भेजा जाता है, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है आपस में। इसके बाद वो बोर्ड डिसाइड करता है कोऑपरेटिव मेंबरशिप मेंबर्स के बिहाफ पे कि हमें किसको हायर करना है, किसको नहीं करना। तो जो बाहर से लोग हायर किए जाते हैं उनको सैलरी पे रखा जाता है, बट उनका कोऑपरेटिव्स के बेसिकली मॉडल से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो अब कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में हायरिंग प्रोसेस या जो लोग मैनेजमेंट में भी होते हैं वो भी आउटसाइडर्स होते हैं, उनको बाहर से लिया जाता है और उनको कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन कोऑपरेटिव्स में जनरली जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। आप इसको एक पार्लियामेंट के जैसे समझ सकते हैं। पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट में कौन लोग जाते हैं, पार्लियामेंट में वो लोग जाते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है। हमने इलेक्ट क्यों किया है, इसलिए किया है ताकि वो हमारे बिहाफ पे कंट्री को मैनेज कर सके।
वही सेम कॉन्सेप्ट आपका कोऑपरेटिव्स में होता है कि भाई कोऑपरेटिव बना ली, अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग के बराबर राइट्स हैं, तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि किसकी बात मानी जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डेमोक्रेसी का जो मॉडल था वो इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोऑपरेटिव में भी हम क्या करेंगे, हम इसी मॉडल को रखेंगे। कोऑपरेटिव्स में एनुअल, बाई एनुअल या 5 इयर्स में इलेक्शंस होंगे, हर कोऑपरेटिव का अपना तरीका होता है, और उन इलेक्शंस के थ्रू वो बोर्ड बनाया जाएगा। वो बोर्ड जो होगा वो उस कोऑपरेटिव को चलाएगा, ठीक है, और वो बोर्ड जो है वो अपने मेंबर्स को आंसरेबल होता है। तो वो इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसमें मैनेजमेंट जो होता है वो भी कोऑपरेटिव्स के हाथ में होता है, यानी कि उन मेंबर्स के हाथ में होता है। लेकिन अगर आप कंपनीज की बात करेंगे तो शेयर होल्डर्स, जो बहुत छोटे शेयर होल्डर्स हैं, उनका उस मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे अगर मैं हूं, मैंने लेट्स से 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, तो मेरा मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं। मैं जाके मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकता कि जी मैंने 1 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं, मेरी भी बात सुनो, ये कोई नहीं करेगा। लेकिन कोऑपरेटिव्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर 2-3 साल के बाद वो जो बोर्ड है वो वापस से रीशफल किया जाएगा। तो कोऑपरेटिव्स की काम करने का तरीका इसीलिए पीपल सेंट्रिक होता है, क्योंकि वहां पे कोई एक ओनर नहीं होता, वहां पे सारे लोग ओनर्स हैं, वहां पे कोई शेयर होल्डर नहीं है, और वहां पे उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से डिसाइड नहीं किया जाता कि भाई मैंने रेस्टोरेंट खोलने के लिए 100 रुपए दिए थे तो मेरी बात नहीं मानी जाएगी, और मेरे दोस्त ने 1000 रुपए दिए थे इसलिए उसकी बात मानी जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये कोऑपरेटिव्स में नहीं होता। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वॉइस इज नॉट क्लियर, बलविंदर कह रहा है। और किसी को प्रॉब्लम है वॉइस में? नहीं, क्लियर है सर वॉइस। अच्छा, यहां तक किसी को कोई इशू, कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई हो, एनीथिंग, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, ठीक है, तो ठीक है, तो ओके, तो पहली चीज तो आपने ये लिखी कि भाई कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, कोऑपरेटिव्स आर बेसिकली पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइजेस। अब अगर इसमें एक दो चीजें और जोड़ूं, अगर दो जो हमने अभी बात करी, अगर इसको हम समराइज करके एक दो पॉइंट्स और लिखे, फिर उसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल्स पे आऊंगा। तो पहली चीज तो आपने ये लिखी कि भाई कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है। पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइजेस का मतलब ये है कि लोग चलाते हैं इसको, ठीक है। दूसरी अगर मैं क्वालिटी कोऑपरेटिव्स की लिखूं, तो कोऑपरेटिव्स आर बेसिकली ड्रिवन बाय द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव्स का कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं होता कि भाई हम इसको ऐसे चलाएंगे, वो डिपेंड करता है नीड पे, उस पर्टिकुलर सोसाइटी की क्या नीड है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट जो होता है वो मोटिव नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ये कोऑपरेटिव्स की खास बात होती है। कई बार जो आपके कोऑपरेटिव्स हैं, प्लीज अनम्यूट, ये किसका माइक है? ओके, थैंक यू। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइज है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि हर बार प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, कई बार सोसाइटी की नीड्स को भी ध्यान में रख के कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं। दूसरी खास बात ये होती है कि कोऑपरेटिव्स जो होते हैं दे आर बेसिकली सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। वो एक ऐसा एंटरप्राइज होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है, और जिसकी बेसिकली जो सस्टेनेबिलिटी होती है, यानी कि मार्केट में बने रहने की या सोसाइटी को, यस, समटाइम्स सोशल वैल्यूज डू लीड टू मोटिव्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये आपको ट्राइबल एरियाज में देखने को खास तौर पे मिलता है, जहां पे जो फॉरेस्ट होता है, और अगर वो ट्राइबल एरियाज में फॉरेस्ट आता है एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे ट्राइबल काउंसिल्स होती हैं, और उन काउंसिल्स के अंदर बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं ताकि उस फॉरेस्ट को कम बेसिकली पूरी सोसाइटी के लिए कलेक्टिवली मैनेज किया जा सके। तो हर बार प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, कई बार सोसाइटी की वैल्यूज पे भी उस कोऑपरेटिव का कैरेक्टर डिपेंड करता है। और सस्टेनेबल इसलिए होते हैं ताकि इससे लॉन्ग टर्म जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी हो। कोऑपरेटिव्स की एक और खास बात होती है कि वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखते हैं,
वो शॉर्ट टर्म नहीं देखते कि हमने आज कर लिया और कल बंद कर देंगे। लॉन्ग टर्म होते हैं और मोटिव होता है प्रोस्पेरिटी, किसी एक बंदे के लिए नहीं, जो भी मेंबर है उसका, यानी कि कलेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। ठीक है। और दूसरी चीज और सबसे खास बात कोऑपरेटिव्स की क्या होती है? सबसे खास बात होती है ओनरशिप। मतलब every member of a cooperative has equal rights। हर मेंबर के इक्वल राइट्स होते हैं, हर मेंबर के इक्वल राइट्स होते हैं। यानी कि ओनरशिप जो होती है, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव जस्ट ज्वाइन क्लास, काइंडली मेंशन द टॉपिक। राउफ, आपने, मोहम्मद साहब, आपने जब क्लास ज्वाइन किया होगा तो उसका टॉपिक आया होगा। टॉपिक इज व्हाट इज कोऑपरेटिव्स। अच्छा, ये लिखा भी तो हुआ है, अभी हम आज पहली क्लास है। Sir, I have just joining the class, sir. हाँ, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। टॉपिक आज का यही है, व्हाट इज कोऑपरेटिव एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। Okay, sir. Zero, sir. Okay. So these are the 4 things that you have to keep in mind whenever somebody asks you a cooperative। अगर एग्जाम में भी आपको लिखने के लिए आता है तो आपका जो आंसर आप जब बिल्ड करेंगे तो इन 4 पॉइंट्स पे बिल्ड करिएगा। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोऑपरेटिव इज अ पीपल सेंटर एंटरप्राइजेस, जहां पे ओनरशिप, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मेंबर्स के पास होता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा मोटिव नहीं होता कोऑपरेटिव्स का। कई बार कोऑपरेटिव्स इसलिए भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स ऐसे भी हैं जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाए गए, जैसे मैंने अभी आपको लिज्जत पापड़ का एग्जांपल दिया है। इवन अमूल की शुरुआत भी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पे हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी सोशल एंटरप्राइजेस, सोशल कॉजेज हैं जिसके लिए भी कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं। दूसरी चीज आपको अपने आंसर में ये इंक्लूड करनी है कि कोऑपरेटिव्स हमेशा एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तौर पे शुरू किए जाते हैं, ताकि जो प्रोस्पेरिटी है या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बड़े लेवल पे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि हर मेंबर के कोऑपरेटिव्स में इक्वल राइट्स होते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो या तो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है या फिर उसको मेंबर्स के बीच में वापस कर दिया जाता है। ये आपको और याद रखना है। Yes, it does mean that it is a mutual association। अभी जब उसकी प्रिंसिपल्स पे आएंगे ना तो आपको ये बात और समझ में आएगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो? एनीवन, कोई भी, किसी को कोई इशू अगर हो? चलिए, नहीं है अगर कोई इशू तो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है। ओके, दैट्स गुड कि आपको बात समझ में आ गई। तो अच्छा, आप लोग अगर ये नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हैं, और फिर मैं इसको रब करूं और दूसरे पॉइंट पे आऊं। स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मतलब जो भी, मतलब आपको समझ में आए। कैन आई रिमूव दिस? ओके ओके ओके, so let's remove it and come to our next topic। ठीक है ना। अब दूसरा सब हेडिंग क्या है? वो प्रिंसिपल्स जिसपे कोऑपरेटिव्स काम करता है, वो प्रिंसिपल्स जिसपे आपके कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी प्रिंसिपल्स ऑफ अ कोऑपरेटिव। प्रिंसिपल्स ऑफ अ कोऑपरेटिव, किन प्रिंसिपल्स पे आपके कोऑपरेटिव काम करते हैं?
तो अभी मैं एक एक करके पहले लिख देता हूं और फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहला तो होता है फीचर, वो होता है वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप, ठीक है। दूसरा फीचर होता है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। तीसरा फीचर होता है मेंबर, अभी हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। चौथा पार्ट होगा ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी एंड, अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड का मतलब स्पेलिंग, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक से लिखने का, मेरा राइटिंग अच्छा है, लेकिन समहाउ ये यहाँ पे जब लिखते हैं तो अगर आप लोग को कोई वर्ड वगैरह समझ में ना आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा। देन एजुकेशन, Sorry, sir, I joined late in the class. ओके। ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है एवरीवन, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक वही है, कोऑपरेटिव्स और उसके टाइप्स, ठीक है। अभी हमने बेसिक डेफिनेशन देखी है कोऑपरेटिव्स की, अब हम कोऑपरेटिव्स के कुछ प्रिंसिपल्स देख रहे हैं बेसिकली, जो हर कोऑपरेटिव में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेशन, अगर किसी दूसरी कोऑपरेटिव से भी काम कराना है तो उसके लिए भी एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, कंसर्न फॉर कम्युनिटी। तो ये कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं जिसपे ये काम करते हैं, ठीक है। कंसर्न फॉर कम्युनिटी, ठीक है। अब अगर हम एक एक करके बात करें, वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप का क्या मतलब होता है। वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि कोऑपरेटिव्स जो होती हैं वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब इसमें जो मेंबरशिप होती है वो वॉलेंट्री होती है, यानी कि पीपल आर फ्री टू ज्वाइन इट, पीपल आर फ्री टू लीव इट, ठीक है। हर तरीके के लोगों के लिए ओपन होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी जेंडर, सोशल, रेशियल या पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जब जो काम आप फ्री विल से करते हैं, यानी कि आप खुद करते हैं। तो ओपन मेंबरशिप होती है, किसी भी तरीके का रेशियल, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और हर वो आदमी जो सर्विस यूज करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता है मेंबरशिप की, वो उस कोऑपरेटिव को ज्वाइन कर सकता है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल का क्या मतलब होता है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल का मतलब होता है कि ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कलेक्टिव मेंबरशिप के कलेक्टिवली लिया जाता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की जब आप बात करते हैं तो मेंबर्स जो होते हैं वो जनरली इक्विटेबली कंट्रीब्यूट करते हैं, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल करते हैं जो भी कैपिटल कोऑपरेटिव में आती है। यानी कि कोऑपरेटिव की जो फंडिंग होती है वो भी पूरी डेमोक्रेटिकली मैनेज की जाती है। आप जनरली कोऑपरेटिव्स में बहुत मेंबरशिप जो होती है वो सबके लिए बराबर होती है,
वो सब अपने अपने हिसाब से जो भी क्राइटेरिया है कोऑपरेटिव का उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं और उस कंट्रीब्यूशन के बाद वो उसको चलाते हैं और जो भी कैपिटल कोऑपरेटिव्स के पास होता है वो उसको डेमोक्रेटिकली ही कंट्रोल करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी फंडिंग कोऑपरेटिव्स में आती है, जो भी फंड कोऑपरेटिव जनरेट करता है, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, उसको भी बेसिकली सारे मेंबर्स मिलके ही चलाते हैं। उसमें भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता कि ये बड़े मेंबर्स हैं, ये छोटे मेंबर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोऑपरेटिव्स का जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि जो मेंबरशिप है वो इक्विटेबल होती है, वो फंडिंग में भी इक्विटेबल होती है और डिसीजन मेकिंग में भी इक्विटेबल होती है। इसके अलावा तीसरी बात आती है इंडिपेंडेंस की। तो कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो लोकल लोग मिलके खुद बनाते हैं। तो उनकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो होती है वो एक कंपनी से अलग होती है। कंपनी में जो ऑटोनॉमी होती है या जो इंडिपेंडेंस होती है वो डिपेंड करती है कंपनी की मेंबरशिप, कंपनी के शेयर होल्डिंग पे, उनके शेयर होल्डर्स पे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। लेकिन जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, क्योंकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पे शुरू किए जाते हैं और क्योंकि उसमें लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं और सारे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, तो उनका जो काम करने का तरीका होता है या जो उनका कैरेक्टर होता है वो फ्री विल वाला होता है। वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। वो डिसीजंस जो उनके कोऑपरेटिव मेंबर्स को ठीक लगते हैं वो उनके हिसाब से चलते हैं। उनके यहाँ पे मार्केट और इन्वेस्टर्स या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं उस तरीके से काम नहीं होता। कोऑपरेटिव्स में हर वो काम होता है जो उसके मेंबर्स डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक फर्क आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव्स में जो भी मेंबर्स ज्वाइन करते हैं उनको एजुकेशन, ट्रेनिंग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयज के तौर पे जो भी उनके लिए जरूरी है वो सब भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर मैंने कोई कोऑपरेटिव ज्वाइन किया तो उस कोऑपरेटिव को ज्वाइन करने के बाद जो मेरी नेसेसरी एजुकेशन होनी चाहिए, जो मेरी नेसेसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए या जो मेरी नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या एक कोऑपरेटिव मेंबर के तौर पे मेरे को जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी एक ओपन एनवायरनमेंट के अंडर प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप एक बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग मेंबर के तौर पे उस कोऑपरेटिव में पार्ट ले सकें। तीसरी चीज है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का मतलब ये होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके कोऑपरेटिव्स जो हैं वो अपने लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को चला सके। तो बहुत सारी कोऑपरेटिव्स जो होती हैं वो बेसिकली इंटरलिंक्ड भी होती हैं और सब लोग एक दूसरे के टच में रहते हैं और कोऑपरेटिव मेंबर्स जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स होता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन भी बनाया गया है जिसके अंडर ये सारी कोऑपरेटिव्स जो नेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी हैं वो सब रजिस्टर्ड होती हैं और एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाया जाता है ताकि ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है खास करके 21st सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में जहां पे इतना ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आया है बेसिकली रिच और पुअर क्लास में, वहां पे इन कोऑपरेटिव्स का जो रोल है वो और भी बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज या क्वालिटी जो कोऑपरेटिव्स की होती है वो ये होती है कि कोऑपरेटिव्स जो है वो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। They work for a sustainable development of the communities through the policies approved by the members. ये वो पॉलिसीज पे काम करते हैं जो उनके मेंबर्स अप्रूव करते हैं ताकि कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। Like NGO, सॉरी, my question is regarding, are they like NGOs? Like NGOs भी community में काम करते हैं? एनजीओस का काम कम्युनिटी में रिलीफ वर्क का होता है। कोऑपरेटिव्स का काम हर बार रिलीफ का नहीं होता। एनजीओस का काम रिलीफ का होता है। वो नीडीज को खाना देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो फंडिंग बाहर से लेते हैं। तो एनजीओस अलग होते हैं। एनजीओस जिस इलाके में काम करते हैं वहां की कम्युनिटी के मेंबर्स का उस एनजीओस के फंक्शनिंग में कोई लेना देना नहीं होता। कोऑपरेटिव्स जो होते हैं उनका काम भी सोशल ही होता है एनजीओस के जैसा, बट उनका ओरिएंटेशन थोड़ा अलग होता है। वो कम्युनिटी के अंदर से निकलते हैं। एनजीओज आर बेसिकली दोज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको शहर में रहने वाले बड़े लोगों ने बनाया है ताकि वो जाके अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके।
कोऑपरेटिव्स इसका उल्टा होता है। कोऑपरेटिव्स